हेलो गाइस, मैं हूं अदील अहमद, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 है आज हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैं एज़ यूजुअल जो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूं। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद जी मैं जो है वो एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करता हूं। सॉरी फॉर विजुअलिटी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि फ़ाइल में जाता हूं, फिर उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ जी, विजुअल सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन। और आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा डाइवर्सिटी है उसमें। इसमें हम 3 चीज़ें सीखेंगे। एक तो हम विजुअल स्टूडियो आईडी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम कोई चीज़ मिस हो जाए तो हमने उसको ढूंढना कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती सामने हमारे इंटरफेस पे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखेंगे, उसका आगे पोस्ट फिक्स प्री फिक्स देखेंगे। उसके बाद हम डाटा टाइप्स को भी को एक दफ़ा रिव्यू करेंगे कि कौन कौन सी हैं सी शार्प में, ताकि क्योंकि ये हमारी कंसोल एप्लीकेशन का जितना हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये काफ़ी है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये ख़त्म हो गया कंसोल एप्लीकेशन वाली जो सीरीज़ थी, लेकिन विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन के लिए जो है हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो राउंड अबाउट वी हैव कंप्लीटेड, और इंशाल्लाह वेरी सून वी विल बी फॉरवर्ड टू द विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन। तो बढ़ते हैं जी कंसोल एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का नेम मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, और एप्लीकेशन का नेम जो है जी वो मैं रख देता हूँ ऑपरेटर प्री। ठीक है, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए आपके सामने जो है वो विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि अगर आपने इस जो आपको टेक्स्ट नज़र आता है, ये क्लासेस होती हैं, अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज़ करें जी, ये नीचे बॉटम में आ रहा है, जितना मर्ज़ी है, ताकि हमेशा जो है कि अपने आई साइट को जो है वो सेव करने के लिए साइज़ बढ़ा लिया करें। कोई इसमें वो परेशानी नहीं है, आपने खुद कोड करना होता है। दूसरे नंबर पे मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताएंगा कि ये सर्वर एक्सप्लोरर में अगर जाएंगे तो ये क्या चीज़ है। इसमें हमने इंशाल्लाह जब विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन शुरू करनी है तो यहाँ पे हमारा डाटाबेस शोर होगा। हमने डाटाबेस में वैल्यू इंसर्ट किया करनी है, डिलीट किया करनी, टेबल क्रिएट करेंगे, कॉलम, वो सारे का सारा जो है इंफॉर्मेशन वो हमने इस सर्वर एक्सप्लोरर से करना है। अगर आपको यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर शो नहीं हो रहा तो मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 8 में भी आपको बताया था, व्यू में जाएँ तो यहाँ से सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया जी टूल बॉक्स। अब टूल बॉक्स की दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कह लें कि हमने जो विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन पे काम करना है, क्योंकि अभी ये फार्म एप्लीकेशन नहीं है तो इसलिए जो है वो हमें शो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन पे जब हम क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे बटन्स आइकॉन्स होंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम उसको देखेंगे। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपका प्रोजेक्ट होता है, रिसेंटली आपने जो क्रिएटेड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इस क्लास को क्लोज कर देता, अब तक यहाँ पे कोई क्लास नहीं आ रही, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर भी गायब हो जाता है। तो सिंपल आप व्यू में जाएँ, यहाँ पे क्या करेंगे आप ढूंढें जरा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ गया, यहाँ से आपकी ये क्लास पड़ी हुई है सी शार्प, साथ ग्रीन कलर का लिखा होता है। जो भी क्लासेस होंगी उनके साथ ये ग्रीन कलर का सी शार्प का साइन .cs भी लिखा होगा, .c। इस पर आप डबल क्लिक करें, आपकी क्लास वापस आ जाएगी। दोबारा से जो है यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर लें। फिर उसके बाद टीम एक्सप्लोरर है, ठीक है। उसके बाद क्लास व्यू है, प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ और टूल बॉक्स जो है, जब हम कंपोनेंट्स कॉमन का कंट्रोल्स को देखेंगे तो तब ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। प्रॉपर्टीज़, टूल बॉक्स, सर्वर एक्सप्लोरर, सॉल्यूशन, ये 4 चीज़ें जो है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो ये सबसे ऊपर देखें ऑपरेटर प्री आ रहा है, इसको कहते हैं टाइटल बार। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इस सॉफ्टवेयर का नेम आ रहा है जी। ये फाइल एडिट, ये चीज़ जो है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद जो है ये चीज़ जो आ रही है, ये यहाँ पे ये है टैब बार जी। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट जहाँ से हम क्रिएट करते हैं, ये टैब बार है। अब ये जो चीज़ हमें बटन आ रही है इनको हम कहते हैं टूल बार कहते हैं। ये आपकी स्क्रॉल बार है, ठीक हो गया जी। यहाँ से आपने करना है, ये नीचे स्टेटस बार, एरर लिस्ट वगैरह, आउटपुट जो आता है आपका कंसोल होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो नीचे आपको जो है वो नज़र आती हैं। तो ये था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन विजुअल स्टूडियो को, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता भी होना चाहिए कि किस तरह जो है इंशाल्लाह विंडोज़ एक ऑप्शन को इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे जब हम नया सीरीज़ जो स्टार्ट करेंगे विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन पे। मैं आपको दिखाऊंगा भी, उस पे जाने से पहले मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें ये होगा कि हमारी मंजिल क्या है, हमने बनना क्या है। इंशाल्लाह अगर आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आ चुकी है, आप सारी वीडियोस को कर चुके हैं, तो समझ लें कि इंशाल्लाह
यू आर अ गुड डेवलपर, मतलब आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं अगर आपने सारा कुछ अब तक समझ लिया, कर लिया। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा टाइप्स को देखते हैं। तो मैं सारी डाटा टाइप्स का एक एक वेरिएबल जो है मैं डिक्लेयर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी, सबसे पहले मैं इंटीजर टाइप से डिक्लेयर करता हूँ जी इंट। ये मेरे सामने सिंपल इंट है जी, इंट टाइप का ए वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और इसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ जी 10। फिर उसके बाद मैं इंट पे क्लिक करता हूँ तो देखें इंट 16 है, इंट 32 बिट है, इंट 64 है। तो गाइज ये 16 32 बिट इसकी मेमोरी खिला सके, हाउ मैनी बाइट्स रिक्वायर्ड इन मेमोरी। अब देखिए 16 है, तो सिंपल जो इंटीजर होता है वो आपको पता है कि ये तकरीबन 8 बिट्स लेता है, ठीक है, मतलब 1 बाइट। अब इंट 16 है, 16 आपको पता है 2 बाइट्स इक्वल होता है, मतलब आपकी 16 बिट्स होगी, इसमें 32 बिट्स होंगी, इसमें 64 बिट हो गया, ठीक है। मतलब ये जो इंट 64 है ये ज़्यादा इसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और ये फ्लोट की तरह ही 4 बाइट लेता है, ये 2 बाइट्स लेता है, ये 1 बाइट लेता है, ठीक है। तो अब इंटीजर जो है फॉर एग्जांपल मैं इसको तो सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन चारों की बता दी क्योंकि डाटा टाइप तो सेम एक ही है। अब मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मैं एक डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे बाइट टाइप का। बाइट भी आपके सामने जी एक डाटा टाइप है और इसको मैं 20 असाइन करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखें वो एरर देता, कहता है कि आइडेंटिफायर एक्सेप्टेड, ठीक है। मतलब आइडेंटिफायर से मुराद हमने वेरिएबल का नाम नहीं रखा, यहाँ पे ए रखा था, यहाँ भी कोई वेरिएबल का नेम मैंने बी रख दिया और इसको 20 साइन कर दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद बाइट के बाद आता है जी बारी, मैं फ्लोट ले लेता हूँ। फ्लोट टाइप का वेरिएबल मैंने सी डिक्लेयर किया और इसको मैं 90 असाइन कर देता हूँ। फिर उसके बाद डबल जो है वो डाटा टाइप आ गई, डाटा टाइप और डी आ गया और इसको जो है जी मैंने 80 असाइन कर दिया। फिर उसके बाद डबल के बाद आ गया जी लॉन्ग डबल, सॉरी लॉन्ग जो है वो हमारे पास लॉन्ग डबल के तौर पे कह लें, डबल का जो है वो डबल कह लेंगे। और मगर ये 8 बाइट लेता है तो ये 16 बाइट लेगा इसे। ई असाइन जो है इसको जो वैल्यू मैं 70 दे देता हूँ, 70 वैल्यू साइन करवा दे जी। फिर उसके बाद लॉन्ग के बाद बूल एक है जी वेरिएबल, ठीक है, बूलियन कह लें या बूल कह लें, दोनों को ही हम लेते हैं बूल एफ वेरिएबल और इसको मैं असाइन कराइए आप ट्रू असाइन करवा देंगे, ठीक हो गया। अच्छा फिर उसके बाद बूलियन आ गया जी, बूलियन वेरिएबल है, इसको भी जो है जी वो आपने वेरिएबल जी का नाम रखा और इसको जो है फॉल्स असाइन करवा दें, ठीक है, ट्रू असाइन करवा दें या फॉल्स असाइन कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये जो वेरिएबल हैं कि बूल टाइप के, ये इसको ट्रू या फॉल्स ही असाइन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ़ की कंडीशन है तो तब हमारे सारे इस्तेमाल होंगे, ये करेंगे भी इंशाल्लाह हम। तो गाइज आपने देखा इंट, बाइट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, बूल, बूलियन। एक और डाटा टाइप है वो है जी डेसिमल, ठीक है जी। डेसिमल टाइप का मैंने एच वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसको जी मैंने वैल्यू 100 असाइन करवा दी, ठीक है। तो गाइस ये देखें, आप देख रहे होंगे कि मैंने डबल को भी सबको इंटीजर ही तकरीबन असाइन करवाई है क्योंकि इंटीजर वैल्यू फ्लोट डेसिमल पॉइंट वाले को भी साइन हो जाती है। डेसिमल नाम से डेसिमल आपको पता है विद फ्रैक्शनल पॉइंट। तो जब अब आप देते हैं इसको सिंपल वैल्यू तो 0.00 खुद से ऐड हो जाता है। डबल भी आपको पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोट भी डबल पॉइंट है, ये इंटीजर समझ लें, ये दोनों बाइट और इंट इंटीजर टाइप के हैं, सिंपल है। अच्छा लॉन्ग और जो बूल है वो समझ लें उसको आप ये आपके ये भी उसी में आते हैं, लॉन्ग और जो बूल है डेसिमल पॉइंट में, ठीक हो गया। तो बूल और बूलियन जो है इसको ट्रू या फॉल्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं कंडीशन में। एक और हमारी मेन जी स्ट्रिंग डाटा टाइप है जी, इसको जो है कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स, इसका पहले सॉरी इसका नाम रखेंगे, आई मैंने वेरिएबल का नेम फॉर एग्जांपल आई रख लें या नेम रख लें, कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने ये रखा। और इसको जी मैं अपना नेम असाइन करवा देता हूँ जी अदील अहमद, मैंने इसको अपना नाम साइन करवा दिया, लास्ट पे सेमीकोलन। तो ये देखिए मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ये 2 टाइम आ गया जी इधर और इधर भी 2 टाइम में आ गया, इसलिए एरर आ रहा है। तो ये ले जी मैंने इस स्ट्रिंग टाइप, और एक अभी तक मिसिंग है जी करैक्टर डाटा टाइप जो सिंपल थी। तो करैक्टर टाइप का मैंने सी वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसको जी मैं सिर्फ क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ही करैक्टर कैपिटल ए में असाइन करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो गाइज आपने देखा कि हमारे पास डाटा कहते हैं वेरिएबल सी कहता है सी ऑलरेडी रेडी, क्योंकि जिसके फ्लोट हमने सी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ पहले से। तो एक ही कॉन्टेक्स्ट मतलब इस ब्लॉक के अंदर आप
एक ही नाम से दो वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये आप डिक्लेयर किया करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोग्रामिंग कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड करती नहीं है। जैसे मैंने आपको सिखाया, तो आप कोशिश करें अपनी बुक उठाएं और एग्जाम्पल एक्सप्लोर करने की, नेट से देखें, अपनी C++ वाली बुक उठा लें, उसके जितने प्रोग्राम है उसको C# में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। मतलब जितना आप इसकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रोग्राम है, बस यही है मेरी है कि जितना आप लगे रहेंगे, खो जाएंगे, डीप लर्निंग करेंगे, यू विल बी मोर एक्सपर्ट। तो इसको जो है मैं करेक्टर टाइप का वेरिएबल इसको मैं चेंज करता हूँ, तो मैंने इसका नाम CH रख देता हूँ जी। ठीक है जी। तो अब देखें एरर ख़त्म हो जाएगा। रिप्लेस जब थोड़ी देर बाद खुद ही रिप्लेस अगर नहीं है, फ़ौरन करना चाहते तो राइट क्लिक के C2 है कंपाइलर में इसको रिप्लेस करें। तो देखें जी, मैंने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अराउंड अबाउट 10 टाइप जो है CH, वो कह रहा है कि CH जो है वो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है। कहाँ पे एग्जिस्ट है जी CH? तो हमने ऊपर ये फ्लोट में सॉरी किया हुआ हमने ऑलरेडी, तो H ऊपर वाले से हटा देते हैं जी हम। तो रीनेम C कर दिया, तो ये लेम उसका भी एरर ख़त्म हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी जो है हम क्या करते हैं कि इसको इनकी वैल्यूज़ जो है वो आउटपुट करवा देते हैं जो हमने इसको असाइन किया। तो कैसे कराएंगे जी? सेम वेरी सिंपल है जी। कंसोल डॉट राइट लाइन, हमने इसको देखा, फिर उसके बाद लास्ट पे सेमीकोलन लगाया, और यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल इंट आउटपुट, मतलब उस डाटा टाइप को साथ आप ज़रूर मेंशन करेंगे। साथ मैंने बताया हुआ कि कनकैटिनेट ऑपरेटर लगाएंगे जी, प्लस का साइन, और फिर उसके बाद ए वेरिएबल आपका आ जाएगा जी। ये लें, ठीक हो गया जी। अब इसको सेव कर लें इधर, और मैं क्या करता हूँ फॉर टाइम सेविंग इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ बाय प्रेसिंग Control C from keyboard, placing cursor here, now pressing enter key from the keyboard, now pressing Control V from the keyboard and pasting here the string input output। पहला था int का था, अब कौन किसका है? बाइट का है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा जी? बाइट आउटपुट, और वेरिएबल का नाम क्या है बाइट वाले का? B है। तो यहाँ पे जो है आप क्या कर दें, इसको B लिख दें ताकि हम इसका आउटपुट भी देख लें। तो जब हम ये वैल्यू गाइस असाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंट ए को वैल्यू असाइन किया है, तो समझिए कंप्यूटर की रैम के अंदर वेरिएबल जो क्रिएट होते हैं रैम में क्रिएट होते हैं। याद रख लें, मेमोरी जब भी हम नाम लेते हैं तो रैम पे जाता है। स्टोरेज का जब भी नेम लेंगे तो हमारे पास, जब हम परमानेंटली डाटा स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क पे जाता है डाटा हमारा, तो उसको वो उस मेमोरी स्टोरेज में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो जब मैंने ये इंट ए लिखा तो समझ लें कि कंप्यूटर की रैम के अंदर ये वेरिएबल क्रिएट हुआ। जब मैंने इसको 10 वैल्यू साइन की तो ये वैल्यू रैम में जा चुकी है। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो आपने असाइन की वो रैम में पड़ी हुई है ब्लॉक्स के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ रैम से उठा के वो वैल्यूज़ को अब स्क्रीन, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वहाँ पे कंसोल के ऊपर प्रिंट आउट कराऊँ। जो ब्लैक कलर की स्क्रीन सामने नज़र आती है जिसके ऊपर, उसको हम कंसोल कहते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल V करते हूँ। अब तीसरे नंबर पे वेरिएबल जो था वो हमारा कौन सा था? फ्लोट था। तो मैं लिख लेता हूँ जी फ्लोट का आउटपुट, और उस वेरिएबल का नेम क्या है जी? वेरिएबल का नेम है जी C। फिर उसके बाद मैं क्विकली थोड़ा सा करता हूँ कंट्रोल V, फिर उसके बाद कंट्रोल V, फिर उसके बाद कंट्रोल V। अब इनको कर लें जी, हमारा फ्लोट तक हो गया था। फ्लोट के बाद डबल और लॉन्ग है जी। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? डबल, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? लॉन्ग। ठीक है जी। C था, यहाँ पे वेरिएबल का नेम D कर देंगे जी हम। D के बाद वेरिएबल है हमारा E है, E कर देंगे। लॉन्ग तक आ गए। फिर उसके बाद हमारा बूल वेरिएबल है जी, बूल आउटपुट है, और इसका नाम है जी। E के बाद F हमने रखा हुआ है, और उसके बाद बूल के बाद बूलियन है, और उस वेरिएबल का नेम है जी F के बाद G रखा हुआ है हमने। और उसके बाद मैं कर्सर यहाँ पर रख के कंट्रोल V फिर करता हूँ। कॉपी एक ही दफ़ा करते हैं, कंट्रोल C प्रेस करके कीबोर्ड से, और कंट्रोल V फिर करते जाएं, तो जितनी मर्जी दफ़ा चाहें आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो बूलियन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेसिमल कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे आउटपुट और डेसिमल वेरिएबल के आगे क्या लिखा हुआ है? H लिखा हुआ है जी। सॉरी, तो यहाँ पे आप उसको क्या कर दें? H मेंशन कर दें। ये मैंने H कर दिया। यहाँ पे पैरेंथेसिस भी रिमूव हो गया तो इसलिए एरर आ रहा था। इंटर करता हूँ, फिर कंट्रोल V करता हूँ। हमारे स्ट्रिंग और करैक्टर 2 रह चुके हैं जी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी स्ट्रिंग लिख दिया मैंने। सॉरी, कंट्रोल Z कर दें तो वापस उसी
लाइन पे चला जाएगा और यहाँ पे जो है जी वेरिएबल का नेम स्ट्रिंग वाले का नेम है, आप उसको नेम मेंशन कर दें। स्ट्रिंग के बाद जो है वो वेरिएबल क्या है, करैक्टर टाइप का, तो यहाँ पे आप लिख देंगे करैक्टर है और उस वेरिएबल का नेम हमने क्या रखा हुआ है, CH रखा हुआ, तो यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है जी। और लास्ट पे हम फिर भूल रहे थे कंसोल डॉट रीड की रहता है जी, वो लाजमी है, तो कंसोल डॉट रीड की आप उसको मेंशन करें कि जब तक हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करते तो कंसोल की विंडो जो है वो ठहरी रहे। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से मैंने सेव आल किया जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप देखेंगे इसका आउटपुट है इंट आउटपुट 10, बाइट आउटपुट 20, फ्लोट आउटपुट 90, डबल आउटपुट 80, लॉन्ग आउटपुट 70, बूल आउटपुट ट्रू, बूलियन फॉल्स, डेसिमल 100, स्ट्रिंग आउटपुट अदील अहमद, करैक्टर आउटपुट A। तो ये देखिए जी मैंने बता दिया। अच्छा एक मैं और चीज़ बता दूं, फॉर एग्जाम्पल देखिए बिल्कुल जुड़ा हुआ आ रहा था इंट आउटपुट और साथ ही उसके 10 आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके दरमियान थोड़ा सा स्पेस आए, तो आप क्या करें, यहाँ पे आउटपुट के बाद कर्सर रखें तो क्या करें, 2 3 4 स्पेसेस दे दें। तो जब आउटपुट में आएगा तो आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट करते हैं तो ये देखें इंट आउटपुट और 10 जो है वो 2 3 स्पेसेस जितनी आपने एंटर की थी उसके जाके आगे आ रहा है। तो आप इस तरह भी स्पेस जो है वो इंटर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो गाइज आपने देखा। अब हम देखेंगे मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखना है। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखे, वेरिएबल्स मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं, थोड़ी सी सेपरेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर्सर डिक्लेयर किए और कर लेता हूँ इसको नीचे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, एक स्टेटमेंट लिखो, सॉरी मैंने कॉपी की हुई है, कंट्रोल-V करता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो मैं इन्हीं वेरिएबल इंट को इस्तेमाल करूँगा, फर्स्ट वाले को इंट A को, या बाइट को इस्तेमाल कर लूँगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंट आउटपुट A लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। आउटपुट मैं कैसे दिखाऊँगा कि इसके साथ मैं यहाँ पे प्लस प्लस का साइन लगा देता हूँ। ये लें जी, इंक्रीमेंट से मुराद ये है गाइस कि इसमें 1 का इजाफा कर देगा। फॉर एग्जांपल A में 10 है और अगर मैं प्लस प्लस लगा दिया है, इसे कहते हैं पोस्ट फिक्स। जो बाद में इंक्रीमेंट लगा उसको पोस्ट फिक्स कहते हैं। अगर A से यहाँ से पहले लगा दिया जाए उसको हम प्री फिक्स कहते हैं। तो दोनों हम देखेंगे कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। पहले भी आउटपुट यहाँ पे हमें आ जाएगा, यहाँ पे कि A का सिंपल आउटपुट क्या आ रहा है, फिर उसके बाद पोस्ट फिक्स लगाने से क्या आउटपुट आ रहा है, और इसके नीचे ही मैं एक और स्टेटमेंट लिख के यहाँ से मैं इसके साथ प्री लगा देता हूँ, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के। इसके बाद इसका जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। ठीक है जी, तो क्या करते हैं, अब हम यहाँ से इसको सेव ऑल करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या था। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट आउटपुट 10 आ रहा है, नीचे इंट आउटपुट 10 आ रहा है और इंट आउटपुट 12 आ रहा है। अब देखें जी, अब मैं इसका थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट पे हालांकि दोनों में इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए और यहाँ पे जाके 12। गाइस एक्चुअली होता ये है, पोस्ट फिक्स से ये मुराद होता है कि सबसे पहले A की वैल्यू आउटपुट करवा दी जाती है, और पोस्ट से मुराद ये है कि आउटपुट स्क्रीन पे देने के बाद जो रैम के अंदर वैल्यू पड़ी होती है उसमें 1 का इजाफा किया जाता है। पोस्ट का ये मतलब होता है। और प्री से मुराद ये है कि पहले जो रैम में वैल्यू पड़ी हुई है उसमें 1 का इजाफा करो, फिर उसके बाद जो है वो स्क्रीन पे आउटपुट करवाना है। ये पोस्ट और प्री में फ़र्क है। तो ये जहन में रखिएगा आप। इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि देखें, A में यहाँ पे हमने जो था वो 10 असाइन किया है। 10 के बाद यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन पे 10 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के फ़ौरन बाद उसमें 1 का इजाफा भी कर दिया। कितना हो गया, 11। 11 होने के बाद फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि फिर मैंने प्री लगा दिया। प्री पहले जो क्या था वो रैम में क्या करेगा, 11 पड़ा हुआ था, उसको 12 करके फिर A को प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर, तो उसका 12 जो है वो आउटपुट आ गया। तो गाइज आपने देखा कि किस तरह जो है वो प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स काम करते हैं। पोस्ट फिक्स से मुराद है कि वेरिएबल के बाद जो ऑपरेटर्स लगाते हैं, आप प्लस प्लस का लगा लें, माइनस का लगा लें, 2 टाइम जो है इसको प्री फिक्स या पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स का हम नाम देते हैं। तो गाइज अगर अभी तक आप मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और उसके अलावा जो है मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें उन वीडियोस के ऊपर, ताकि लोगों को पता चले ये किस लेवल की वीडियोस हैं, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।